ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि पेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है इनसे प्रोटीन बनता है, तो वो प्रोटीन किस तरह से बनता है ये भी मैंने पढ़ा दिया है कि पेप्टाइड जो है या फिर अमीनो एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, पेप्टाइड बंद बनाते हैं, किस तरह से बना देते हैं एक बार डिटेल शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने एक अमीनो एसिड लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने दूसरे अमीनो एसिड के साथ, ठीक, तो इसमें से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है और ये दोनों जो ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड की जब भी हम अमोनिया या अमोनिया के कोई भी डेरिवेटिव से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर हमेशा काम में आते हैं। लोन पेयर है, ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते हैं नाइट्रोजन के साथ, इसलिए आसानी से ये देता है। इसलिए रिएक्शन हमेशा किसकी होती है, नाइट्रोजन के इन लोन पेयर्स की, और ये कहाँ पे जाता है, इस कार्बोनिल कार्बन के पास। क्यों, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन आधिक्य है ये, इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। और ये जो है अटैक किसके ऊपर करेगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर इस कार्बन पे क्या होता है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है। तो अटैक आएगा इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम एक और बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, जब नाइट्रोजन का इसके साथ बॉन्ड बनाओगे आप तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बनाएगा, जब नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड बनाता है, 3 से ज्यादा, ठीक है, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम यहाँ से एक H+ को बाहर निकालते हैं, एक प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं, यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, ये NH2 कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो H+ हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, दूसरी बार में क्या करते हैं, हम वापस एक नाइट्रोजन के एक लोन पेयर को यूज करके दोबारा इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, यानी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, OH- आपका बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन इस तरह, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या है, बॉन्ड जो बनता है वो ये बनता है C डबल बॉन्ड O और NH का, ये, ठीक। अब ये बॉन्ड अगर बनता है तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध होता है। तो जितने भी अमीनो एसिड है उसका अपोजिट सिरा, यानी एक कार्बन वाला एंड और एक नाइट्रोजन वाला एंड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते जाते हैं, पेप्टाइड बंध बनते जाते हैं, और हमारे पास जो सीरीज बनती है वो किसकी बनती है, पेप्टाइड की बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड की बोल सकते हैं, अगर आपके अमीनो एसिड जो है वो 100 से ज्यादा है। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा है और उनका मोलिकुलर मास, आणविक भार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की यूनिट क्या होगी, ये अमीनो एसिड होगा, ये अमीनो एसिड आपस में मिलते जा रहे हैं। ठीक है, पेप्टाइड बन बनाते जा रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड भी एक तरह से क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जरूरी होता है उसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्रिया और मेघना, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ये हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, प्रोटीन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पेप्टाइड सिंथेसिस के अंदर एक चीज होती है कि हमें कुछ डिफिकल्टीज होती है, कुछ समस्याएं होती है कि जो हम पेप्टाइड बंद बनाते हैं उसमें क्या क्या हो सकती है। एक, तो अगर हम जैसे एक अमीनो एसिड ले रहे हैं, मान लो एलेनिन, ठीक है, दूसरा हम ले रहे हैं ग्लाइसिन, ठीक है, तो दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन एंड है, दोनों के अंदर ही कार्बन एंड है, तो वो आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो दूसरे वाले अमीनो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें
जब भी रिएक्शन करवानी होती है दो अलग अलग अमीनो एसिड की, तो हमें उसका एक जो एंड है, या तो कार्बन एंड या फिर एमीन वाला एंड प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सुरक्षित करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक डिफिकल्टी है। टॉपिक हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पेप्टाइड जो है सिंथेसिस कर रहे हैं। पेप्टाइड संश्लेषण। ठीक है, इसके अंदर डिफिकल्टीज क्या क्या आती है। एक तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो एमीन ग्रुप को या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि स्पेसिफिकली या तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है या फिर कार्बन के साथ। ठीक है, तो दो डिफिकल्टी हम अलग अलग लिख रहे हैं। क्या कि एक तो हमें जोड़ना पड़ेगा इस एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने वाला समूह, ठीक है, इसको सुरक्षा देने वाला समूह, इसके लिए सुरक्षात्मक समूह ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक हमें ये जो आपका कार्बन एंड है या फिर कार्बोक्सिलिक साइड जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन। तीसरी डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, जब भी हमारा पूरा पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, उसको बनने के बाद में ये जो प्रोटेक्शन वाले ग्रुप जोड़े हैं हमने, वो हमें बाहर निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं होता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, सिर्फ हम क्या करते हैं, उसके एक एंड को निष्क्रिय करने के लिए या इनएक्टिव करने के लिए वो यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। तो इसमें डिफिकल्टी क्या आती है कि अगर हम ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटा रहे हैं और उसके साथ साथ जिस मेथड से या फिर जिस रिएजेंट से हम ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाएंगे, वो अगर हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी ऐसी हो कि वो सुरक्षात्मक समूह को तो हटाता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को तो हटाता है, साथ साथ में वो क्या करे, पेप्टाइड बॉन्ड को भी तोड़ दे, तो वो क्या होती है, वो भी एक डिफिकल्टी है कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। अगर पेप्टाइड बॉन्ड टूटा मतलब कोई ना कोई अमीनो एसिड की सीरीज हमारी बाहर निकल जाएगी, वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी ये क्या होती है, तीन डिफिकल्टी होती है। तीसरी किसके अंदर होती है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, कि आपका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो हम जब हटाएंगे तो हटाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा अगर हमें जैसे पॉलीपेप्टाइड बनाना है, तो पॉलीपेप्टाइड के लिए तीन स्टेप होते हैं। वो तीन स्टेप क्या क्या होते हैं, एक तो हमें क्या करना है, कोई भी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अगर हमें करना है तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्रियाविधि क्या होती है, उसके अंदर तीन स्टेप होते हैं। कौन कौन से, पहला हमें क्या करना है, या तो नाइट्रोजन एंड या फिर कार्बोक्सिलिक एंड को आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, मान लो हम किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जेड, कोई एक मॉलिक्यूल है, नाम नहीं लिखा है, जनरल है, जेड है, जेड से हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने लिया ग्लाइसिन ले लिया, ठीक है, ग्लाइसिन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, जेड के साथ, यानी ये क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जेड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस एमीन वाले पोर्शन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और आगे क्या है हमारा, ये कार्बन एंड फ्री है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर आपका ये जो अमीनो एसिड है इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसी भी दूसरे अमीनो एसिड के साथ। ये ग्लाइसिन था, एलेनिन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो एलेनिन की जो स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह से होगी, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकियों को तो मैंने बता दिया कि जब क्या है, आपका फोर्थ जो वैलेंसी है उसमें हाइड्रोजन होता है तो वो ग्लाइसिन होता है। ठीक है, फोर्थ वैलेंसी जो है आर की जगह यहाँ पे अगर CH3 है तो वो क्या होता है, एलेनिन होता है। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटेक्शन किया कोई भी एक एंड का। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, नाइट्रोजन एंड का प्रोटेक्शन किया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस प्रोटेक्टेड ग्रुप की रिएक्शन करवाई है दूसरे अमीनो एसिड के साथ। तो क्या होगा, इसका सिर्फ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, तो ये दूसरे वाले अमीनो एसिड के सिर्फ नाइट्रोजन वाले ग्रुप से ही रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, दूसरे से एंड से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये
इस तरह से बनेगा NH CH2CONH, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, एलेनिन जुड़ा हुआ, इस तरह से। ठीक है, अब पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर या नामकरण किस तरह से किया जाता है कि जितने भी अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं लगातार आप उन अमीनो एसिड का नाम लिख दो बस। कि सबसे पहले आपका क्या जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्लाइसिन को शॉर्ट में GLY से लिखा जाता है, तो GLY, ठीक है, और एलिनीन को ALA। और अगर पॉलीपेप्टाइड है, मतलब इससे आगे और भी पेप्टाइड जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, सॉरी, तो क्या होगा, उसके आगे उनके नाम लिखते जाएंगे। तो ये नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अमीनो एसिड्स के नाम लिखने लगातार, जैसे जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं आपस में, उनके नाम लिखते हुए जाने हैं, वो हमारा पॉलीपेप्टाइड का नेम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या, सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक अमीनो एसिड की रिएक्शन करवा दी दूसरे अमीनो एसिड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, डाई पेप्टाइड बन गया। ये क्या बना है, डाई पेप्टाइड। अगर दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो डाई पेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे तो ट्राई पेप्टाइड, चार जुड़ेंगे तो टेट्रा। अगर ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक है, तो हम नंबरिंग नहीं करते, हम उसे पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। ठीक है, और अगर 100 से ज्यादा जुड़ रहे हैं, उनका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ना होकर और भी बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, वो भी प्रेजेंट होगी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, वो डिटेल में हम प्रोटीन वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड स्टेप क्या होगा, दो स्टेप हुए। ठीक है, इसमें हमने डाई पेप्टाइड बना दिया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये आपका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो आपका डाई पेप्टाइड है, इस डाई पेप्टाइड से हम इस डाई पेप्टाइड का हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटेक्टिव ग्रुप को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, फुल पूरा का पूरा डाई पेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पेप्टाइड फॉर्मेशन का मेथड है कि पेप्टाइड किस तरह से बनते हैं। तीन स्टेप होती है। पहले स्टेप में हमें एक ग्रुप का प्रोटेक्शन करना होता है, दूसरे में दूसरे कोई अमीनो एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, खुद के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यहाँ से हटा देना। ठीक है, ये तीन स्टेप होते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि अगर हम, जैसे ये पेप्टाइड लिया हमने, प्रोटेक्शन करवाया जेड के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसके भी कई मेथड हैं। ठीक है, मेन यहाँ पर तीन मेथड है आपके सिलेबस में दिए हुए। एक तो है आपका कार्बोक्सी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना, मतलब कार्बोक्सी बेंजोइल क्लोराइड जो है, जो मैं नाम ले रही हूँ, वो क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। वो किसके साथ आगे जुड़ेगा, ये एमीन ग्रुप के साथ ही जुड़ता है, हमेशा नाइट्रोजन एंड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आगे पेप्टाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है इस रिएक्शन के अंदर, सिर्फ ये कि ये जो जेड है, इस जेड की जगह, यानी ये जो पहला स्टेप था, इसमें जेड की जगह हमने क्या ले लिया, कार्बोक्सी ऑक्सी क्लोराइड, कार्बो बेंजोक्सी क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, कार्बो बेंजोक्सी क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये एमीन ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, हम सिर्फ एक ही स्टेप पढ़ेंगे, बाकी का स्टेप हमें पता है कि आगे जितने भी अमीनो एसिड आते जाएंगे उनसे ये आपस में रिएक्ट करता जाएगा। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बनाता जाएगा और थर्ड स्टेप में क्या होंगे, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है कि प्रोटेक्टिव ग्रुप आप कौन कौन से यूज करके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेप्टाइड फॉर्मेशन बाय डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स।
ठीक है, कि हमें पेप्टाइड फॉर्मेशन करना है, पेप्टाइड का संश्लेषण करना है अलग अलग तरह के सुरक्षात्मक समूह लेके, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेके। तो पहला आपका जो मेथड है वो है ठीक है, पहला जो आपका मेथड है वो है कार्बोबेंजोक्सी मेथड। ये मैं पढ़ा रही हूँ कि पॉलीपेप्टाइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, जब अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, उससे बनता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सुरक्षित करना पड़ता है। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड काम में लेते हैं या फिर अलग अलग मोलिक्यूल या ग्रुप काम में लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी एक एंड को अमीनो एसिड के प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम मेथड ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कार्बोबेंजोक्सी मेथड। कि हम प्रोटेक्ट करेंगे अमीनो एसिड को किसके द्वारा, कार्बोबेंजोक्सी के द्वारा। ठीक है, कार्बोबेंजोक्सी की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या होती है कार्बोबेंजोक्सी, ये होती है कार्बोबेंजोक्सी में क्या होता है, आपका एक बेंजिल ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, एस्टर वाला ग्रुप। ठीक है, इस हाँ, ये बेंजोक्सी क्लोराइड है, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे बेंजोक्सी कोई भी हैलाइड। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं बेंजोक्सी क्लोराइड। हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड की किसी भी एक अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, कोई भी एक अमीनो एसिड लोगे तो ये जो रिएक्शन करता है, ये कार्बोक्सी क्लोराइड जो है, ये रिएक्शन करता है हमेशा नाइट्रोजन एंड के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन यानी एमीन वाले ग्रुप के साथ ही हमेशा रिएक्शन करता है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, यहां से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक HCl का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये CONH के थ्रू यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, सिंपल से यहाँ से एक HCl का मोलिक्यूल आपका बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो पूरा ग्रुप है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, इस एक अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ये जो अमीनो एसिड था इसका एक नाइट्रोजन वाला एंड जो है वो जोड़ दिया किसके साथ, इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ। ठीक है, तो अब बाहर से कोई भी और मॉलिक्यूल हम अगर लेते हैं या फिर कोई और अमीनो एसिड लेते हैं तो वो हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, इसके कार्बन एंड के साथ ही रिएक्ट करेगा, कभी भी नाइट्रोजन वाले एंड के साथ नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कोई ग्रुप ऐड कर रखा है। ठीक है, तो सेकेंड जो अमीनो एसिड आएगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन सीरीज से आके जुड़ेगा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा, इससे आगे अमीनो एसिड आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है कि ये जो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसको यहाँ से बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर और भी पेप्टाइड जोड़ दिए। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, इसको हाइड्रोलाइज करना होता है। ठीक है, जब भी हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करवाते हैं, अम्लीय माध्यम में करवाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से एक तो निकलता है टोलुइन, ये C6H5CH3। ठीक है, एक तो टोलुइन बाहर निकलता है, एक CO2 का मोलिक्यूल बाहर निकलता है ये। ठीक है, और बाकी आपकी ये पूरी पॉलीपेप्टाइड की सीरीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी अमीनो एसिड का तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप को जोड़ना किसी भी एक अमीनो एसिड से, जहां से हमें उस पॉलीपेप्टाइड को स्टार्ट करना है, जिस अमीनो एसिड से हमें उस पॉलीपेप्टाइड को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके साथ हमने जोड़ा। ठीक है, ये नाइट्रोजन एंड के साथ जुड़ा है तो नाइट्रोजन एंड से ही लास्ट स्टेप के अंदर ये बाहर निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप किस तरह का है, उसे एसिडिक मीडियम में करवाना है या बेसिक मीडियम में करवाना है, वो उस ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास एक तो निकलता है टोलुइन, एक CO2, यानी आपका पूरा प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ से विघटित होकर बाहर निकल गया।
ठीक है, और आपके पास पूरी जो चेन बची वो किसकी बची, पॉलीपेप्टाइड की बची। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसके जगह ये कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड लिया हमने, इसकी जगह हम कोई और मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई सॉलिड फेज के अंदर लेना है, सेकंड मेथड होता है आपका सॉलिड फेज, ये फर्स्ट मेथड था जिसके अंदर हमने क्या किया था, कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड लिया था। सेकंड मेथड के अंदर हमें क्या लेना है, कोई भी सॉलिड फेज का मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, सॉलिड फेज का मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि हम कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जो कि क्या हो, हमें सेमी सॉलिड में या जेल वाली फॉर्म के अंदर मिलता। ठीक है, उससे हमें क्या करना है, अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, पॉलीमर है, स्टाइरीन का पॉलीमर है। ठीक है, स्टाइरीन का पॉलीमर होता है। हमें इसका क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लेना है। जैसे हमने क्या किया, पॉलीस्टाइरीन CH2X, ये एक ले लिया। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या किया है हमने, कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई है, किसके साथ, पॉलीस्टाइरीन के साथ। यानी पॉलीस्टाइरीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है। इससे हमें क्या करना है, आपके कोई भी अमीनो एसिड को जहां से हमें पेप्टाइड बनना स्टार्ट करना है, उस अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करना है इसके थ्रू। प्रोटेक्ट कैसे करोगे, सेम चीज है कि कोई भी अमीनो एसिड लिया आपने, जैसे ये ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाओगे इसके साथ, यहाँ से फिर से क्या होगा, एक HX का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है ये इस अमीनो एसिड के साथ कैसे जुड़ेगा, ऐसे CH2NH, इस तरह से जुड़ जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, यानी एक एंड पर कोई एक बाहर से मॉलिक्यूल लाके जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉलीस्टाइरीन का एक डेरिवेटिव यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, HX का मॉलिक्यूल बाहर निकाल के जुड़ गया किसके साथ, एक अमीनो एसिड के साथ। अब आगे जिस तरह का पॉलीपेप्टाइड हमें बनाना है, वो अमीनो एसिड आगे आते जाएंगे, रिएक्ट करते जाएंगे, पेप्टाइड बनाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की आपकी सीरीज बनेगी। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको वापस हाइड्रोलाइज करके और इस ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रिएक्शन जो है बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, कंप्लीट आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि आप उसकी पूरी रिएक्शन लिखो। अगर आप पूरी रिएक्शन लिखने बैठोगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इसकी रिएक्शन करवाते हो एक अमीन ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये जुड़ जाता है इसके साथ। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, आप एक और अमीनो एसिड लेते हो, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम DCC के साथ। ठीक है, उसके द्वारा दूसरे हम अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करवाते हैं। फिर इन दोनों प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को आपस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से एक, या तो ये PS वाला पॉलीस्टाइरीन वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाते हैं, या फिर ये DCC वाला ग्रुप हटाते हैं। कोई भी एक ग्रुप हटा के आगे के अमीनो एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड की पूरी सीरीज बना के उससे दूसरे वाला जो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो हटाते हैं। पूरा मेथड इस तरह से होता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सॉलिड फेज यूज कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर एग्जांपल लेते हैं हम पॉलीस्टाइरीन का। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन का कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, सुरक्षात्मक समूह के तौर पर हम पॉलीस्टाइरीन का कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते हैं। एक और मेथड होता है जिसके अंदर हम यूज करते हैं टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, आपको बस इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। जो कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड था उसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, उसको अमीनो एसिड से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर हम सॉलिड फेज में कर रहे हैं तो हम पॉलीस्टाइरीन का कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। तीसरा हम कर सकते हैं कि कोई भी टर्सरी ब्यूटोक्सी कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, ब्यूटोक्सी कंपाउंड है, टर्सरी ब्यूटोक्सी है ना, ये पता चल रहा है। एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये क्या है, टर्सरी है। ठीक है, 4 टोटल कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल है, ब्यूटिल है। ठीक है,
और इसके साथ ये ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल का कोई भी हैलाइड लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिर से उसी तरह कोई भी एक अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, कोई भी एक हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप जुड़ जाता है और लास्ट में हमें इसको यहाँ से क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलाइज करना पड़ता है। ये 3 मेथड है प्रोटेक्शन के, किसी भी अमीनो एसिड का प्रोटेक्शन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि जैसे आपने पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड आपको दे दिया, आपको ये बताना है कि इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। कोई पॉलीपेप्टाइड बनाया हुआ है, उसमें ना तो कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, सिंपल क्या है, पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है जो आपकी आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, उसको पहचानना है कि वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है या फिर उसमें अमीनो एसिड कौन कौन से यूज किए हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है, 2 मेथड होते हैं। हमें क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड का विश्लेषण या एनालिसिस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये मैं इतनी स्पीड से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे, जो हमने पहले पढ़ा था कि अमीनो एसिड का सिंथेसिस का मेथड कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है, या फिर इसके बाद में प्रोटीन वाला पार्ट आएगा कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, वो चीज, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या है, आपकी रिएक्शन में सब सारे रिएक्शन सेम है, आपको बस सिर्फ प्रोटेक्टिंग ग्रुप याद रखने हैं, लेकिन प्रोटेक्टिंग ग्रुप जरूर याद रखने हैं, ठीक है, उसको आप भूल मत जाना। 3 प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनालिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का विश्लेषण। इसके अंदर क्या करना है, देखो 2 मेथड होते हैं इसके, या तो हम क्या करें, पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक कर दें, ठीक है, सारे पॉलीपेप्टाइड जो है पूरे का अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होंगे, अलग अलग अमीनो एसिड मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड को बस पहचानना है कि कौन कौन से अमीनो एसिड है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पूरी पॉलीपेप्टाइड सीरीज को तोड़ते नहीं है, हम क्या करते हैं, पूरा ये सीक्वेंस पता लगाते हैं कि उस पहले पॉलीपेप्टाइड के अंदर आपका कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन पर है। 2 चीजें हैं, एक आपको चेक करना है कि आपका पॉलीपेप्टाइड जो है उसके अंदर अमीनो एसिड कौन कौन से प्रेजेंट है, आपको सीक्वेंस नहीं बताना, ठीक है, उनका अनुक्रम नहीं बताना कि उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो एसिड का अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये नहीं बताना, आपको सिर्फ ये बताना है कि अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक कर देते हैं, सारे अमीनो एसिड को अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद में हम ये बताते हैं कि इसमें अमीनो एसिड ये थे। एक मेथड होता है आपका कि उसमें हमें सीक्वेंस बताना है कि उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कौन सा अमीनो एसिड पहले आ रहा है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड पे है, कौन सा फोर्थ पे है, ठीक है। उसको अगर हमें पता लगाना है तो हम उस पूरे पॉलीपेप्टाइड की सीरीज को तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ देंगे तो वो सारे बिखर जाएंगे, आप बता नहीं सकते कि कौन सा सीक्वेंस है। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक एक अमीनो एसिड को तोड़ते हैं, एक अमीनो एसिड को ब्रेक किया, अलग निकाला, तो उसमें क्या होगा, वो एक अमीनो एसिड को हम एनालाइज करेंगे कि वो कौन सा अमीनो एसिड है, फिर दूसरे अमीनो एसिड को ब्रेक करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि वो कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो पहला जो मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उन सारे पॉलीपेप्टाइड्स की पूरी सीरीज को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट मेथड में अमीनो अम्लों का विश्लेषण करना है, ठीक है। एनालिसिस किसका करना है, अमीनो एसिड्स का, कि अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। उसके लिए कुछ मेथड होते हैं जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका कोई एसिडिक अमीनो एसिड है, अम्लीय अमीनो समूह है, तो उसका पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। अम्लीय है तो पीएच कम होगा, ठीक है, क्षारीय है तो पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। तो पीएच के बेस पर हम क्या करते हैं, कोई भी अमीनो एसिड के मिक्सचर को एक
जेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उस जेल के दोनों साइड में हम क्या करते हैं, सेल जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी बाहर से हमने वोल्टेज लगा दी। अब उस वोल्टेज में क्या है कि हम क्या करेंगे, वोल्टेज जब भी बाहर से अप्लाई करेंगे, यानी बाहर से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगाएंगे, तो क्या होता है, अगर आपका एसिडिक, अगर अमीनो एसिड है तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। वो कैटाइनिक फॉर्म में होगा। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो कैटाइनिक फॉर्म में क्यों होता है, आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। कैटाइनिक फॉर्म में होगा तो वो हमेशा कैथोड की तरफ मूवमेंट करता है। जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उतनी ही ज्यादा दूरी पर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। उसके बेस पर हम उसे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई बेसिक है तो वो एनोड की तरफ मूवमेंट करता है, तो एनोड पर वो कितनी दूरी तक मूवमेंट करेगा, उसके बेस पर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एक मेथड होता है आपका ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का या वैद्युत कण संचलन का, ठीक है। एक सिंपल पीएच के बेस पे कि हम क्या करें, एक हमें मिक्सचर मिला अमीनो एसिड का, उसका पीएच हमें मान लो 11 से 12 के बीच में मिला, ठीक है। तो 11 से 12 क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ऐसा अमीनो एसिड होगा जिसके अंदर एमीन ग्रुप आपके ज्यादा है, तो वो आर्जिनिन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से यानी पीएच के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अमीनो एसिड को। ये हमारा क्या होता है, सेकेंड मेथड होता है, ठीक है। एक थर्ड मेथड होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, हम एक कॉलम लेते हैं, ठीक है। कॉलम के अंदर हम क्या लेते हैं, कोई भी जेल डालते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, एक आयनिक स्पीसीज डाली जाती है, या तो वो कैटाइनिक डालते हैं या फिर एनायनिक डालते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्सचर डालते हैं अमीनो एसिड्स का। तो वो जो उस कॉलम के अंदर जो भी आयनिक स्पीसीज है, उससे अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट चार्ज वाले जितने भी अमीनो एसिड है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होते जाएंगे, ठीक है। अपोजिट वाले एब्जॉर्ब होंगे, वो जितनी ज्यादा उनके ऊपर चार्ज होगा, वो उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होता जाएगा, और उसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये मेथड होता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। इन तीनों को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।